गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको कहना चाहिए कि आपको अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया स्थिरांक में अंतर के बारे में आपको मैंने जानकारी दिया। आज की केमिस्ट्री की क्लास में आपको क्या बताया जाएगा? अभिक्रिया की कोड के बारे में जानकारी मिलेगी। हम अभिक्रिया की कोड क्या है, अभिक्रिया की कोड कैसे निकाली जाएगी, अभिक्रिया की दर है तो अभिक्रिया की कोड क्या होगी, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया की कोड में बच्चों शून्य कोड की भी अभिक्रिया होती है, प्रथम कोड की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोड की अभिक्रिया होती है और तृतीय कोड की अभिक्रिया। तो आज इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया की कोड। अभिक्रिया की कोड किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया की कोड उन धातुओं के योगफल के बराबर होती है। यदि आपको डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया की कोड उन धातुओं के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। चाहे वो दर समीकरण हो या दर नियम हो, उसके सांद्रण के पदों के ऊपर लगाई जाती है। वो कैसे, चलिए ज्ञात करते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गया ना? किसी अभिक्रिया की कोड उन धातुओं के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में किसी अभिक्रिया की कोड उन धातुओं के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और अभिक्रिया की कोड को स्मॉल n से व्यक्त किया जाता है। यानी अभिक्रिया की कोड जब निकाली जाती है तो अभिक्रिया कोड को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल n से। याद रखिएगा बच्चों, अभिक्रिया की कोड क्या है? स्मॉल n है। चलिए एक सामान्य अभिक्रिया करते हैं, फिर उस पर पता चलेगा क्या होता है। एक सामान्य अभिक्रिया कौन सी होगी? AA प्लस DB प्लस CC। ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? उत्पाद। यानी अभिकारक क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? उत्पाद। AA प्लस DB प्लस CC अभिक्रिया करके उत्पाद के लिए दर नियम तो क्या हो जाएगा बच्चों? चलो सॉल्व करते हैं। अब और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की कोड जो निकाल रही होती है तो किसकी निकाली जाती है बच्चों? अभिक्रिया की कोड आपको याद रखना है, अभिक्रिया की कोड हमेशा अभिकारक की निकाली जाती है, उत्पाद की नहीं। ठीक है, अभिक्रिया की कोड हमेशा किसकी निकाली जाती है? अभिकारक। कौन है अभिकारक? तो A प्लस DB प्लस CC। ये क्या है हमारा? एरो के पहले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभिक्रिया की दर निकालेंगे बच्चों, फिर अभिक्रिया की कोड निकालेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? दर नियम में R माइनस dx/dt ये फार्मूला होता है। R माइनस dx/dt K इक्वल K एक्टिव मास A की पावर A, एक्टिव मास B की पावर B, एक्टिव मास C की पावर C। मतलब कहना चाहिए, यदि वो अभिक्रिया की दर है तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? R इक्वल माइनस dx/dt इक्वल के एक्टिव मास ए की पावर ए। इसका मतलब क्या होगा, ये जो घात लगे हुए हैं
इनकी जो सांद्रता, ये सांद्रता जो है इसकी क्या होती है, घातों पर लगाई जाती है। देखिए क्या कह रहा है कि पी अभिक्रिया की कोट उन घातों के योगफल के बराबर होती है, यानी उन घातों का जो योगफल होगा वह अभिक्रिया की कोट होगी, उन घातों के योगफल के बराबर होगी जो दर समीकरण या दर नियम में सांद्रण पदों के ऊपर लगाई जाती है। मतलब ये जो ऊपर सांद्रण के पदों पर ऊपर जो घात लगी है, इन घातों का यदि योग कर दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, अभिक्रिया की कोट। देखिए क्या होगा, इस तो हो तो अभिक्रिया की कोट, हो तो अभिक्रिया की कोट, हो तो अभिक्रिया की कोट क्या होगी बच्चों, अभिक्रिया कोट को इस्तेमाल n से व्यक्त करते हैं, तो अभिक्रिया की कोट n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी। क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होगा, इसे हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। क्यों, a प्लस बी प्लस सी जो हमारा होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, या डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, यानी ए बी सी जो हमारा हो सकता है वो पी क्यू आर के स्थान हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, यानी कुछ भी यहाँ पे मान लिया जा सकता है, यानी जो इसके घात में चढ़ेगा वही उसका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि होगी। तो डिफिनेशन तो समझ में आ गई, डिफिनेशन के आधार पर अभिक्रिया कोटि भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, कंफर्म है कि नहीं, किसी अभिक्रिया की कोट उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण या दर नियम में, तो मतलब जो सांद्रण पदों के ऊपर, तो मतलब ये देखिए एक्टिव मास ए की पावर ए, इनका घात ए है, एक्टिव मास बी की पावर बी में बी घात है, एक्टिव मास सी की पावर सी में सी घात है, इन तीनों का मैं क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। और अगर अभिक्रिया की दर निकालनी है तो क्या करना है, अभिकारक में जो सांद्रता लिखी हुई है उसको घात चढ़ा देना है। ठीक है, तो ये है आपका अभिक्रिया की कोट, या स्टोइकियोमेट्री गुणांक ए बी सी वास्तविक गुणांकों एक्चुअल कोएफिशिएंट पी क्यू आर के क्या होता है बच्चों, तुल्य होता है। यदि घातों का योग एक हो तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की कहा जाता है। मान लीजिए इन घातों का योगफल ऐड करते हैं, उसमें अगर एक आता है, यदि घातों का योगफल एक आए तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, यदि इन घातों का योगफल 2 आए तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, और यदि इन घातों का योगफल 3 आए तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ गया, इन घातों को योग करना है, घातों को योग करने के बाद पता चलता है कि अभिक्रिया किस कोटि की है। तो अब इनको पहले आप क्या करेंगे बच्चों, पहले कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के आधार पर सॉल्व करेंगे, तो कौन पता चलेगा कि अभिक्रिया की कोटि 1 आती है अथवा 2 आती है या 3। यदि अभिक्रिया की कोटि 1 आती है इनको सॉल्व करने पर तो उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, यदि अभिक्रिया की कोटि 2 आती है उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, यदि अभिक्रिया की कोटि 3 आती है तो उसे हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के आधार पर हम सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम पहले पॉइंट डालते हैं 1 सॉल्व करेंगे, कैसे 1 आता है, तो आपका है उदाहरण में हम लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण के पदों पर निर्भर होती है। मतलब कहना चाहिए, इसको लिख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रियाओं की दर, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पर
अभिक्रिया की दर, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पदों केवल एक सांद्रण पदों पर निर्भर होती है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक सांद्रण पदों पर निर्भर होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको पहले बता चुका हूं आपको, ये घातों का योग एक आएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक सांद्रण पर निर्भर होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अथवा ये भी कह सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि द्वितीय कोटि की। N2O5, N2O5 क्या है बच्चों, ये सभी एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं। उस एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट है। तो इसमें क्या बताया जाएगा, N2O5, N2O5 का नाम क्या है बच्चों, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। N2O5 है और N2O5 क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, N2O4, N2O4 प्लस 1/2O2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया, अलग हो गया। तो जब इस कंडीशन में एक ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो अब आपको क्या करना है बच्चों, चलिए इसकी अभिक्रिया की दर निकालिए और अभिक्रिया की कोटि निकालिए। तो अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए अभिक्रिया की दर R बराबर, अभिक्रिया की दर R इक्वल क्या हो जाएगा, एक्टिव मास अभिक्रिया की दर R के इंटू N2O5, ये हो गया। अब यहाँ पे कोई घात तो है नहीं इसके पहले, तो हम इसको कैसे लिखें, तो नहीं लिखेंगे। ये क्या निकल के आया, अभिक्रिया की दर। अब बताइए आप, यदि यहाँ पे कोई घात नहीं है लिखी हुई है, कोई भी परमाणु नहीं लिखा हुआ है, कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, यहाँ पे निश्चित रूप से एक होगा। अभिक्रिया का सांद्रता क्या है इसमें, एक। यदि यहाँ पे कुछ भी सांद्रता लिखी होती, 2, 4, 3, 1 तो लिखा ही नहीं है। जब कुछ भी नहीं लिखा जाता तो हम उसको एक मानते हैं। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चों, एक आगे देखिए। तो क्या होगा इसमें, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि N इक्वल टू क्या होगा, इसमें N2O5 लिखा हुआ है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चों, 1 आएगी। क्योंकि N2O5 में कोई भी सांद्रता नहीं लिखी हुई है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चों, 1 बन जाएगा। और एग्जाम्पल दें, H2O2 को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2O2, इसका नाम बताइए H2O2 का, H2O2 का नाम बताइए, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड ये है तो चलिए इसको रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बनता है, H2O बन जाता है प्लस O2। कितने O2, 1/2O2। और 1/2O2 का मतलब क्या होगा बच्चों, एक ऑक्सीजन। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो बराबर क्या होगा, एक ही ऑक्सीजन रहेगा ना। तो इसी तरह से आपको एक ऑक्सीजन कभी लिखा नहीं जाता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, 1/2O2 के माध्यम से लिखा जाता है। H2O2 क्रिया करता है तो H2O प्लस 1/2O2। अब आगे चलिए देखिए क्या होगा। तो अब इसमें क्या निकालना, अभिक्रिया की दर निकालना है। तो अभिक्रिया की दर R इक्वल हो जाएगा K एक्टिव मास H2O2। यहाँ पे कोई सांद्रता नहीं लिखी हुई है तो N इक्वल टू कितना निकल गया, आ गया 1। ठीक है, ये हमारी थी अभिक्रिया की कोटि। तो क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रण पर निर्भर होती है। यदि सांद्रता उसकी क्या होगी, एक होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा पॉइंट है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बन जाएगा। चलिए हम दूसरे रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। द्वितीय कोटि की को है
इरेज कर दो। दूसरा पॉइंट होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी बच्चों? परिभाषा क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल 2 सांद्रण पदों पर निर्भर होती है, या ऐसा भी लिख सकते हैं ये भी अभिक्रिया होती है जो केवल 2 सांद्रताओं पर निर्भर होती है। ऐसी अभिक्रिया जो केवल 2 सांद्रण पदों पर ऐसी अभिक्रिया जो केवल 2 सांद्रण पदों पर निर्भर होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल 2 सांद्रण पदों पर निर्भर होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या आप अपने शब्दों का उपयोग करके ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल 2 सांद्रण पदों पर निर्भर होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा, बताऊंगा कि उसमें अभिक्रिया की कोटि कितने निकल के आएगी? 2 आएगी। देखिए H2 प्लस I2 ये क्या है बच्चों? H2 और I2 ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है। ये हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? HI का निर्माण कर देंगे। कितना? HI का। H2 प्लस I2 ये दोनों आपस में क्रिया करके HI का निर्माण करेंगे। कितने HI यहाँ पे हैं? तो 2 यहाँ भी, आयोडाइड भी है 2 और हाइड्रोजन भी है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ गया। अब इनकी अभिक्रिया की दर निकालना है, तो लिख दीजिए अभिक्रिया की दर R इक्वल क्या होगा बच्चों? अभिक्रिया की दर R इक्वल एक्टिव मास H2 और एक्टिव मास I2। ये देखिए अभिक्रिया की दर क्या निकल के आ गई? एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास I2। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की दर यहाँ पे क्या निकल के आ गई। अगर इसकी सांद्रता 1 मानते हैं और इसकी भी सांद्रता 1 मानते हैं, 1 और 1 मिल करके क्या निकल जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया की कोड निकालिए, तो अभिक्रिया की कोड N इक्वल 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। मतलब 1 कहाँ आया? 1 कहाँ पे आ गई? ये देखिए इसकी सांद्रता यहाँ पे कुछ ले लिखी है तो 1 मानेंगे, प्लस यहाँ लगा हुआ है और इसकी सांद्रता क्या लिखी है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1, यानी अब बीच में प्लस चिन्ह आ गया, यानी तो प्लस चिन्ह के आधार पर हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया की कोट यहाँ पे क्या हो रही है? 1 सांद्रता इसकी होगी और 1 सांद्रता इसकी आयोडीन की, दोनों सांद्रता जुड़ जाएगी तो कितना निकल के आएगा? 2। तो क्या निकल गया? अभिक्रिया की कोट कितनी आ गई? 2 बन जाएगा। अभिक्रिया की कोट कैसे निकाल रहे हैं? यानी सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता कैसी है? 1 है तो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी, अगर सांद्रता 2 है तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जांपल आपको करना हो तो कर सकते हैं, लिख लीजिए 2HI। इसी को हम इसको तोड़ देते हैं। देखिए 2HI क्रिया कराइए, क्या बनेगा? H2 प्लस I2। तो R क्या होगा?
R is equal to K एक्टिव मास ऑफ HI की पावर 2, क्योंकि इसकी घात लगी है 2, लगी है घात। अगर इन घातों का योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अभिक्रिया की कोट। तो n इज इक्वल टू कितना लिखा है 2। आ रहा समझ में? यानी आपकी अभिक्रिया की कोट यहाँ पे कैसे देखना है, उसकी सांद्रता जितनी होगी वही उसकी अभिक्रिया की कोट कहलाएगी। तीसरा पॉइंट है तृतीय कोट की अभिक्रिया। और एग्जाम्पल चाहिए आपको? यदि आपको एग्जाम्पल और चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल और दे सकता हूं बच्चों। एथिल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथिल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रिया कराइए आप लोग। तीसरा एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होगा, तो CH3COO C2H5 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से ये एसीटेट आयन में टूटेगा और हाइड्रोजन आयन ये टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बनेगा, एस्टिक एसिड बनेगा बच्चों। एस्टिक एसिड क्यों बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और प्लस एल्कोहल, क्या बनेगा बच्चों इसमें, सोडियम एसीटेट और एल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaOH को तोड़ेंगे तो ये दो रूप में टूटता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जहां जाएंगे OH को साथ में लेकर जाएंगे और जहां Na जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये Na इससे जुड़ जाएगा और ये OH इससे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3COO Na, और क्या होगा बच्चों, CH3COO Na प्लस क्या होगा C2H5OH। ये देखिए C2H5OH, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल सोडियम एसीटेट, तो याद रखिएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब आगे देखिए क्या है, अब इसका तो आपको क्या निकालना है, R निकालना है। R इज इक्वल टू K एक्टिव मास, R इज इक्वल टू K एक्टिव मास CH3COO C2H5 एक्टिव मास NaOH। अब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। n इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसकी सांद्रता 1 होगी और NaOH की सांद्रता 1, दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी 1 + 1 इक्वल टू 2, यानी अभिक्रिया कोट कितने निकल के आ गई 2, और आपका क्या ही निकल गया कैंसर बन जाएगा। तो आपका ये अभिक्रिया की कोट हो गई, प्रथम हो गई, द्वितीय हो गई। तीसरा पॉइंट चलते हैं तृतीय कोट की अभिक्रिया। कुछ कमेंट करना है आपको, कर सकते हैं। किसी भी कोड की अभिक्रिया को निकालने के लिए आप बता सकते हैं, क्वेश्चन दीजिए और उसकी अभिक्रिया कोड निकाली जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है बच्चों तृतीय कोड की अभिक्रिया। तीसरा है तृतीय कोट की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसको ही बात करते हैं, क्या कराता है। ये वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें अभिक्रिया की दर 3 साधारण पदों में क्या होती है बच्चों, निर्भर होती है या निर्धारित होती है। तो ये वे अभिक्रिया होती हैं या ऐसी अभिक्रिया जो केवल ऐसी अभिक्रिया जो केवल 3 साधारण पदों पर निर्धारित होती हैं, मतलब या निर्भर होती है, निर्धारित होती हैं,
तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? तृतीय कोटि की अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल 3 सांद्रण पदों पर निर्धारित होती हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल 3 सांद्रण पदों पर निर्भर होती है और उसे क्या कहेंगे? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ऐसा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कीजिए या बताइए या मैं बताऊं, उसमें अभिक्रिया की कोटि कितने निकल के आ गई है? 3 आ जाए तो अभिक्रिया कोटि इस पे क्या कहेंगे? 3। चलिए नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया हम करेंगे O2 के साथ। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला नाम सुने हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए, जब NO आएगा तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब ये N2O होगा तो क्या बोलेंगे? नाइट्रस। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस, N2O को। चलिए किसकी क्रिया कराना है? नाइट्रिक ऑक्साइड की कराना है। तो NO प्लस O2, NO मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और NO प्लस O2 की क्रिया कराना है। और NO कितने लेंगे बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। कितने लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स NO लेंगे और O2 के साथ क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा बच्चों? आप इसको रासायनिक क्रिया कराइए। यहाँ पे ऑक्सीजन इसको दे दिया जाएगा। मान लीजिए यदि हम NO2 बनाते हैं, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, तो अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 जब 4 है। तो आप ऐसा काम करिए कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 NO2 बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी नाइट्रोजन, वहां भी नाइट्रोजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, तो वहां भी 4। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी कहाँ है? अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे? देखिए इसकी सांद्रता क्या लिखी है? 2 लिखी हुई है। यदि इसकी सांद्रता 2 लिखी हुई है तो अभिक्रिया कोट क्या होगी? 2 ही आएगी। 2 क्यों आएगी? 2 के साथ एक अभी और यहाँ पे भी इसकी सांद्रता 1 यहाँ भी है, तो क्या निकालेंगे? पहले R इक्वल हो जाएगा एक्टिव मास NO, R इक्वल एक्टिव मास NO की पावर 2 और एक्टिव मास O2। एक्टिव मास NO की पावर 2, एक्टिव मास O2। तो अब आगे क्या होगा बच्चों? सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा आपका N इक्वल, ये आपकी घात 2 है, 2 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 3। तो N इक्वल टू कितना निकल के आया? 3। अभिक्रिया की कोट कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। बन जाएगा। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें सांद्रता कितने निकल के आ गई? 3 आएगी। यदि उसकी सांद्रता 3 होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, बन जाएगा। तो आपका ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अगर आपको एक एग्जाम्पल और चाहिए तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2NO + Br2 क्या होगा? 2NO + Br। क्या Br किया करेगा? निश्चित रूप से याद रखिएगा, किसी भी परमाणु के रूप में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी इसमें हम क्या करेंगे? अणु के रूप में लिखेंगे Br2 और क्रिया करेगा तो जानते हैं क्या बनेगा? NOBr। क्या बनेगा बच्चों? NOBr। और यहाँ पे कितने Br हैं? 2 है तो 2 कर दिया, 2 Na है तो 2N भी कर दिया, O है तो O भी। यानी अगर यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ तो सभी संख्या में 2 हो जाएंगे, और फिर इधर साइड लगाता हूँ तो सिर्फ Br होगा और वह गलत माना जाएगा। तो ये आपका हो गया नाइट्रोसोब्रोमाइड। NOBr का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? नाइट्रोसोब्रोमाइड। अब इसमें आप R निकाल लीजिए, रेट क्या होगा? यानी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी बच्चों? R = एक्टिव मास, R = K × एक्टिव मास NO की पावर 2 एक्टिव मास Br, और N क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 1 = 3, तो N =
यानी देखिए n=3 यहाँ भी आया और n=3 यहाँ भी आया। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल 3 सांद्रण पदों पर निर्भर रहती है उसे हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। इसके बाद आपकी एक चौथी रासायनिक अभिक्रिया होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपको यह पता चलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होगी जिनकी घात यानी जिनकी सांद्रता क्या होती है बच्चों, 0 होती है। यदि उनकी सांद्रता 0 हो जाती है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो केवल किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया लिख लीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो किसी भी सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। तीसरा नंबर चौथा पॉइंट हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो किसी भी सांद्रता पर, केवल शब्द नहीं है, जो किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं होती। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं कहेगी। और जब वो किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं कहेगी तो क्या होगा बच्चों, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया में एक पॉइंट आता है, उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई क्या होगी, प्रेजेंस होगी। तो आप उसको 100% पहचान जाएंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिएगा, यदि मान लीजिए कोई ना कोई प्रेजेंस दिया है, जैसे XYZ मैं आपको बता दूंगा प्रेजेंस में क्या रहेगा। उसमें आपका PT भी हो सकता है, FE भी हो सकता है, सूर्य के प्रकाश यानी hν भी हो सकता है। यदि मान लीजिए आप इसमें पूछते हैं, यदि मिल जाता है तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जरूर ध्यान रखेंगे वह कैसी अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। धात्विक प्लेटिनम के संपर्क में अमोनियम का विघटन। यानी एक एग्जाम्पल देता हूं, 4th पॉइंट का जो आपका है शून्य कोटि का, तो उसका एग्जाम्पल है, यानी प्लेटिनम, धात्विक प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनियम का विघटन होता है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। याद रखिएगा, देखिए ये हमारा यह NH3 है और ये क्रिया करता है, ये प्लेटी हमारा प्लेटिनम है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की हो रही है। और निश्चित रूप से यदि ये विघटित होता है तो किस रूप में टूटेगा बच्चों, N2 और H2। अमोनिया बनाने की हैबर भी यही है, इसी का फार्मूला रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए अगर NH3 टूटता है, विघटित होता है, डिफ्यूज होता है बच्चों, तो क्या बनता है, N2 + H2 बनता है। अब इसको आप बैलेंस करेंगे तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, तो 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 3H2 हो जाएगा और रासायनिक अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, बैलेंस। लेकिन कैसे पता चला कि इसकी अभिक्रिया शून्य हो गई, यानी यहाँ पे 2 भी लिखा है तब भी कह रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ मेन पॉइंट होते हैं, यानी जिनकी उपस्थिति PT, FE अथवा hν की उपस्थिति अगर है निश्चित रूप से, तो यह क्या होगी, इनकी सांद्रता क्या होगी बच्चों, 0 होगी। देखिए अभिक्रिया की दर निकालिए पहले। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर R =
क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी एक्स लगाया देंगे तो आपका फार्मूला आर भी हो सकता है, माइनस डी एक्स मान डी टू इजिकल टू के एक्टिव मास ऑफ NH3 की पावर 0। यहाँ पे 2 है फिर भी नहीं लिख रहे हैं, तो आपको मेन पॉइंट ध्यान देना है। अगर PT की उपस्थिति है तो निश्चित रूप से इसकी अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी, 0। अतः सॉरी, अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 0 होगी। और ये तो अभिक्रिया की दर निकला हुआ है, तो देखिए अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट यानी निकल तो कितना निकल के आया, 0। तो याद रखिएगा 0 कहाँ पे आया, ये किसी भी सांख्यता पर कोई जब निर्भर नहीं कहता तो उसकी शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको लेना है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 के संयोग से HCl बनता है और इसकी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, शून्य। यानी H2 और Cl2 दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। H2 और Cl2 दोनों क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और इनकी सांख्यता क्या होती है बच्चों, 0 हो जाती है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया यानी उसका अभिक्रिया कोट भी क्या हो जाएगी, शून्य होगी। CH2 प्लस Cl2, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2 प्लस Cl2 यह क्रिया करता है तो क्या बनता है, HCl। क्या बनेगा, H2Cl2 क्रिया करेगा तो HCl बनेगा और यहाँ पे क्या होगा, HNO। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 के संयोग से HCl बनता है और इस अभिक्रिया की कोट क्या होगी, शून्य होगी। कैसे शून्य होगी अभी प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे L2 है, क्रिया करता है तो 2HCl बन गया। अब आपको क्या निकालना है, अभिक्रिया की दर R इक्वल टू माइनस dx पान dt इक्वल के एक्टिव मास H2 एक्टिव मास Cl2। लेकिन यही एक्टिव मास H2 और Cl2 क्रिया करता था तो क्या निकलती थी, अभिक्रिया की कोट 2 आती थी बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिक्रिया की कोट 0 आ रही है। इसका कारण सिर्फ याद देना है, प्रेजेंस है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा और उसका भी 0, दोनों का 0 हो जाता है बच्चों। तो अभिक्रिया की कोट क्या निकल के आ जाएगी, देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोट क्या निकल के आ गई, 0। तो n इक्वल टू होगा आपका 0, अभिक्रिया की कोट निकल के आ गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोट कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया की कोट कैसे निकाली जाती है, अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाएगी। एक एक, दो दो, तीन तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया और उसको समझाया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। यदि आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपकी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है अभिक्रिया कोट कैसे निकाली जाती है। तो एक यहाँ पे 2 पॉइंट देंगे, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिक्रिया के पहले यानी एरो के पहले क्या होता है, अभिकारक। तो हमेशा अभिकारक की ही अभिक्रिया की कोट निकाली जाती है। मैं आपको इनकी इकाई बताऊंगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको, और मतलब सूत्र के आधार पर, फार्मूला के आधार पर कैसे इनकी इकाई निकाली जाती है और इनका व्यंजक भी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि आपको समझ में आया हो यह वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड भी कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।